अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम न्यूमेरिकल करेंगे। चैप्टर नंबर 26 है आपकी सेकेंड ईयर की बुक का और चैप्टर का नाम है एटॉमिक फिजिक्स। तो स्टार्ट करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। क्या कह रहे हैं? कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द n इज इक्वल्स टू 2 ऑर्बिट। ये कह रहे हैं, डेटा बना लेते हैं। ये कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन जो कि रिवॉल्व कर रहा होता है ऑर्बिट्स में, उसकी मालूम करें आप एनर्जी। ठीक है, एनर्जी मालूम करनी है। और इलेक्ट्रॉन जो आपका रिवॉल्व कर रहा है वो किस ऑर्बिट में कर रहा है? सेकंड ऑर्बिट में कर रहा है। ठीक है, ऑफ अ हाइड्रोजन एटम अकॉर्डिंग टू द बोर्स मॉडल। ये आपने डेरिवेशन देखी होगी और ये मैंने अपने ग्रुप पे भी डाली हुई है, चैनल पे। तो एनर्जी मालूम करनी है किस ऑर्बिट में? सेकंड ऑर्बिट में। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। स्टूडेंट्स, एनर्जी आपको किसी भी सिंगल ऑर्बिट की निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला मैंने ड्राइव करवाया है। उसका फॉर्मूला है एनर्जी इन एनी ऑर्बिट इज इक्वल्स टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर और इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करेंगे। -13.6 एज इट इज आ गया और n की जगह आ गया 2 का स्क्वायर। और आपको पता है 2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 का स्क्वायर होता है 4। तो -13.6 को जब डिवाइड करेंगे 4 से तो ये आंसर आ रहा है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, ये हमने एनर्जी निकाल ली इलेक्ट्रॉन की। किस ऑर्बिट में? सेकंड ऑर्बिट में। यहाँ 2 भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब चूंकि बुक में आंसर जूल में गिवन है तो हम इसको जूल में कन्वर्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ मैं लिख रहा हूँ एक इलेक्ट्रॉन मतलब जब भी आप यहाँ लिख लें कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू जूल। ठीक है, जूल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कोई भी चीज आपको गिवन हो उसको सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करवाना है किससे? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और आपको पता है चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर? 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19। ठीक है, तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आएगा -5.44 इंटू 10 रेज टू द पावर -19। और ये पूरा जो आपका आंसर था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये किसमें कन्वर्ट हो चुका है? ये जूल में कन्वर्ट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, क्या टेक्निक अप्लाई करी हमने कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम जूल में चले जाएं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाने के लिए आपको जो भी वैल्यू दी हो उसको आपको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कराना है, जो कि होता है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आंसर आ गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहे हैं ये। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। स्पीड मालूम करनी है स्टूडेंट्स, v स्पीड को कहते हैं। इफ इट ऑर्बिट्स इन। अब यहाँ पे 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है द स्मॉलेस्ट अलाउड ऑर्बिट। ये कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन की आप स्पीड मालूम करें कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ सर्कुलेट कर रहा है, कहाँ रिवॉल्व कर रहा है। सबसे छोटे ऑर्बिट में। आपको पता है सबसे जो छोटा ऑर्बिट होता है वो पहला ऑर्बिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सबसे पहले ए पार्ट में क्या मालूम करना है? n इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऑर्बिट की वैल्यू गिवन है। स्मॉलेस्ट अलाउड ऑर्बिट क्या मतलब? सबसे छोटा ऑर्बिट। इसमें हमें स्पीड मालूम करनी है। ठीक है, और पहले ऑर्बिट में जो स्पीड दी होगी उसको हमने कह दिया v1। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि द सेकंड स्मॉलेस्ट ऑर्बिट। अब आप लाजमी सी बात है, अगर पहला ऑर्बिट सबसे छोटा है तो इससे ज़्यादा बड़ा ऑर्बिट कौन सा होगा? ठीक है, दूसरा छोटा ऑर्बिट। तो बहुत आसान जवाब है। तो भाई जो दूसरा ऑर्बिट होगा वो सेकंड स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, तो इसके अंदर से भी हमें क्या मालूम करनी है? स्पीड मालूम करनी है। तो यहाँ पे आपने v2 भी लिख दिया। ठीक है, तो इसका मतलब स्पीड हमें मालूम करनी है पहले ऑर्बिट में और स्पीड हमें मालूम करनी है दूसरे ऑर्बिट में। ये तो होगा 2 पार्ट्स। अब ये तीसरा पार्ट क्या कह रहे हैं? इफ द इलेक्ट्रॉन मूव्स टू द लार्जर ऑर्बिट्स। अगर इलेक्ट्रॉन को और मजीद बड़े ऑर्बिट में रिवॉल्व करवाया गया, मूव करा गया, डज इट स्पीड इंक्रीजेस, डिक्रीजेस और स्टे द सेम। इसकी स्पीड कम होगी, बढ़ेगी और वो या सेम रहेगी। तो यहाँ लिख देते हैं हम स्पीड हमें मालूम करनी है किसी भी ऑर्बिट में, बहुत दूर के ऑर्बिट में। वी एल लिख देता हूँ लार्जर ऑर्बिट्स में। ठीक है, ये एक लॉजिकल सवाल है, इसका आंसर लिखना पड़ेगा आपको। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो वेलोसिटी का या स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट
h और n। ठीक है, h का मतलब आपको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। और अगर मैं स्पीड निकालने के लिए इन तमाम कांस्टेंट को अलग करूं, कांस्टेंट का है ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है, नीचे आ जाए 2 एक कांस्टेंट नंबर है, एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट एक कांस्टेंट है, और यहाँ पे मैं सेपरेट कर लेता हूँ 1/n को। ठीक है, क्योंकि n की वैल्यूज तो चेंज होती रहती हैं। आप इस पूरी वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे ना, इसके अंदर वैल्यूज प्लग इन करके, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2.19 इंटू 10 रेज टू द पावर 6। ठीक है, ये आ गया आंसर। और डिनोमिनेटर में क्या है, n। तो ये एक फॉर्मूला हमने जनरेट किया है कि किसी भी ऑर्बिट में हम इलेक्ट्रॉन की स्पीड मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं n। n मतलब किसी भी ऑर्बिट में। अब हमें किस ऑर्बिट में करनी है, फॉर n इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ जहाँ जहाँ n लिखा हुआ है वहाँ वहाँ 1 लिख दें आप। तो ये हो जाएगा 2.19 इंटू 10 रेज टू द पावर 6, और डिनोमिनेटर में जब भी 1 आता है तो आंसर वही ऊपर वाला आता है। तो ये पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है, जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, वो होती है 2.19 10 रेज टू द पावर 6, और स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। अब हम दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। दूसरे पार्ट में इन्होंने कहा है कि सेकंड स्मॉलेस्ट ऑर्बिट, जो दूसरा स्मॉलेस्ट ऑर्बिट है वो तो लाजमी सी बात है, पहले के बाद वाला होगा दूसरा। तो फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे, लेकिन जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 2 पुट कर देंगे। v2 इज इक्वल्स टू 2.19 इंटू 10 रेज टू द पावर 6, और डिवाइड में आ गया 2। जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये आंसर आ रहा है 1.09 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 और मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर आ रहा है। देखा स्टूडेंट्स आपने। अब देखें, अब पहले पार्ट का भी आंसर आ गया, दूसरे पार्ट का भी आंसर आ गया। तीसरे पार्ट का आंसर हमें सिर्फ लिखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन दूर ऑर्बिट में चला गया, बड़े ऑर्बिट में चला गया, तो उसकी स्पीड में क्या फर्क पड़ता है। तो स्टूडेंट्स याद रखें, जितना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, न्यूक्लियस से करीब होता है ना, जितने करीब शेल्स में होता है, उतनी स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है। और जितना दूर जाता जाता है तो उसकी स्पीड क्या होती है स्टूडेंट्स, कम होती रहती है। ठीक है, ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है स्पीड और ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ शेल्स। जितना नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे उतनी स्पीड क्या हो जाएगी, कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस एज वी मूव टू लार्जर ऑर्बिट्स। जैसे जैसे हम बड़े ऑर्बिट्स में जाएंगे, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होती रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, व्हाट आर द एनर्जी। अब यहाँ पे 3 चीजें मालूम करनी है। पहली चीज एनर्जी मालूम करनी है, दूसरी चीज मोमेंटम मालूम करना है, मोमेंटम को हम पी कहते हैं, बल्कि आपने 9th में भी पढ़ा होगा। और तीसरी चीज मालूम करनी है वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने, लैम्डा कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, व्हेन हाइड्रोजन एटम अंडरगोज अ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट्स को चेंज करता है, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है, उसको कहते हैं ट्रांजिशन। फ्रॉम अ स्टेट वेयर n इज इक्वल्स टू 3 टू अ स्टेट विद n इज इक्वल्स टू 1। क्या कह रहे हैं ये, कि पहले जो इलेक्ट्रॉन था जिसको हम n1 कहते हैं, वो पहले थर्ड ऑर्बिट में था, थर्ड स्टेट में था, और जंप करके वो कहाँ आ गया, वो पहले ऑर्बिट में आ गया। तो इसका मतलब पहले ऑर्बिट की वैल्यू है 3n1 और दूसरे ऑर्बिट की वैल्यू है 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले मालूम करते हैं एनर्जी। और एनर्जी निकालने का जो फॉर्मूला है, क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था मैंने आपको, एनर्जी निकालने का फॉर्मूला किसी भी खास ऑर्बिट में, वो मैंने बता दिया था, -13.6/n² है। अब यहाँ पे ट्रांजिशन हो रही है, 2 नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं, तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा -13.6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, और ब्रैकेट में आ जाएगा 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर। और इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स एनर्जी के लिए। -13.6 एज इट इज आ गया, और 1/n1 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, और n2 का स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया -13.6। सॉल्व कर लें इसको, 1/3 का स्क्वायर 9 होता है, 1/1 तो 1 ही होता है। ठीक है, अब इनका एलसीएम ले लें। एलसीएम तो आएगा 9, और 9 को जब 9 से डिवाइड करेंगे
तो 1 आएगा, और 1 को आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें, 1 1 जा 1। इसी तरह इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होता है, तो 9 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, और 9 1 जा 9। तो क्या आ रहा है ये स्टूडेंट्स, ये आ रहा है -8/9, और यहाँ चल रहा है -13.6। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, -13.6 को -8 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो यू विल गेट 108.8, और डिनोमिनेटर में 9 आ गया। अब इनको डिवाइड करा लें तो एनर्जी जो आई है आपके पास थर्ड ऑर्बिट से लेकर फर्स्ट ऑर्बिट में जब ट्रांजिशन हुआ था वो आई है 12.08, और एनर्जी का यूनिट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि कोई भी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हो आप इसको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करा दें। 1.6 10⁻⁻19, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो आंसर आ रहा है 19.328 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है। अब चूंकि पॉइंट यहाँ पे है, अगर हम चाहें तो एक नंबर बाद ला सकते हैं पॉइंट, तो ये मूव होके यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.932 इंटू 10⁻⁻। आपको पता है -19 पावर पहले से मौजूद थी, जब पीछे डेसिमल जाता है तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया -18, और ये कन्वर्ट हो गया जूल। क्लियर है, ये एनर्जी हमने मालूम कर ली। ठीक है, अब मालूम करना है सॉल्यूशन फॉर, क्या मालूम करना है स्टूडेंट्स, मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम का फॉर्मूला बहुत आसान है, मोमेंटम इज इक्वल्स टू एनर्जी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। एनर्जी की वैल्यू अभी हमने निकाली है 1.932 इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट आप 9 क्लास से पढ़ रहे होंगे, स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10⁻8। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6.44 इंटू 10⁻⁻25, और मोमेंटम का यूनिट होता है न्यूटन सेकंड। क्लियर। अब तीसरी चीज क्या निकालनी है, इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ से। अच्छा जी, थर्ड हमें जो क्वांटिटी मालूम करनी है वो है वेव लेंथ, और यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन फॉर वेव लेंथ। और वेव लेंथ का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, E इज इक्वल्स टू एनर्जी इज इक्वल्स टू hc डिवाइडेड बाय लैम्डा। हमें लैम्डा निकालना है, लैम्डा लेफ्ट पे आया, और hc अपॉन ये एनर्जी होगी। h की जगह आपको पता है प्लैंक्स कांस्टेंट आता है 6.63 10⁻⁻34, और स्पीड ऑफ लाइट भी आपको पता है 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय एनर्जी जो आपने निकाली है 1.932 इंटू 10⁻⁻18। क्लियर है। अच्छा जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे जब ऊपर वाले ब्रैकेट्स को, तो आपके पास आंसर आएगा 19.89 इंटू 10⁻⁻26, और डिनोमिनेटर में जो चीज़ है वो एज इट इज 1.932 इंटू 10⁻⁻18। अब इन दोनों को डिवाइड कराएंगे तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आएगा 10.29 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, ये आ गया। अब वैसे तो ये आंसर है, लेकिन बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो देखिए कैसे दिया हुआ है। ये तो आंसर आया वेवलेंथ में मीटर्स में। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या करें, ये जो पॉइंट है ना इसको हम आगे लेके आए अगर, तो ये हो जाएगा 102.9 इंटू 10⁻, पहले तो -8 थी, आगे जाते हैं तो पावर और माइनस हो जाती है, तो ये हो जाएगा -9। तो स्टूडेंट्स आंसर क्या आया 102.9, और 10⁻⁻9 का मतलब होता है नैनो, और वेवलेंथ का यूनिट होता है मीटर। तो ये जो हमें वेवलेंथ दी गई है ना, ये नैनोमीटर में दी गई है। क्लियर है, 102.9 नैनोमीटर्स। ठीक है, वैसे हमने नीचे मीटर्स में निकाली। क्लियर है, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहे हैं। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। क्या निकालना है स्टूडेंट्स, एनर्जी निकालनी है फोटोन की। तो यहाँ लिखने हैं एनर्जी निकालनी है फोटोन की, emitted by हाइड्रोजन एटम व्हेन द हाइड्रोजन एटम चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम, ये कह रहे हैं कि पांचवें शेल से जब सेकंड शेल में जंप लगाएगा इलेक्ट्रॉन तो उसकी एनर्जी क्या होगी। क्लियर, बहुत आसान सवाल है। तो फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी ट्रांजिशन जब हो रही होती है तो उन शेल्स में एनर्जी मालूम करने का,
तो ये एनर्जी इज इक्वल्स टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर। यहाँ वैल्यूज लिख देते हैं, n1 की वैल्यू है 5 और n2 की वैल्यू है 2। क्लियर? अच्छा जी, तो -13.6 एज इट इज आ गया, 1/5 का स्क्वायर माइनस, और ये हो गया 1/2 का स्क्वायर। क्लियर? ये हो गया 1/25 माइनस 1/4। क्लियर है? इसको हम सॉल्व करते हैं। 1 को बल्कि एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आसान है। 25 और 4 का एलसीएम आ रहा है 100। तो 100 को जब 25 से डिवाइड करेंगे तो आपको 4 मिलेगा, और 4 1 जा 4। इसी तरह 100 को जब 4 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 25, और 25 1 25, तो ये आया -21/100। और बाहर क्या चल रहा है स्टूडेंट्स? -13.6, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हुआ। अब इसको सॉल्व करते हैं। 13.6 मल्टीप्लाई बाय 21, ठीक है, 285.6। तो यहाँ देख लेते हैं, 285.6 डिवाइडेड बाय 100। क्लियर? तो ये इसको 100 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2.85। क्लियर? तो ये जो आंसर आया स्टूडेंट्स, ये आंसर हमारा आया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और बुक में देखते हैं हम आंसर किस में गिवन है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स? अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगर आप कन्वर्ट करना चाहें जूल में तो मैंने आपको एक मेथड बता दिया है, मल्टीप्लाई करते हैं 1.6 10⁻⁻19 से। आगे चलते हैं। अच्छा जी, हाउ मच वर्क मस्ट बी डन टू पुल अपार्ट द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ये कह रहे हैं हाइड्रोजन एटम जो है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन से मिलकर बनता है, तो कितना वर्क किया जाए, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन को हम क्या करें, प्रोटॉन से अलग कर दें। ठीक है, इनिशियली इफ द एटम इज इनिशियली इन, अब देखें पहला पार्ट दिया हुआ है ग्राउंड स्टेट। एटम जो है सबसे पहले कहाँ है, बल्कि क्या लिखा हुआ है, हाँ ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, n इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। और दूसरे इसमें क्या कह रहे हैं कि द स्टेट विद n इज इक्वल्स टू 3। तो दूसरा जो पार्ट है, पहला पार्ट तो है n इज इक्वल्स टू 1, दूसरा पार्ट जो है वो है n इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, यहाँ दो ऑर्बिट्स दिए हैं और दोनों में काम करना है, दो वर्क निकालना है। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन कितना को हम प्रोटॉन से अलग करते हैं, कितना वर्क डन होगा। आपको पता है जब हम डेरिवेशन करा रहे थे तो वर्क डन जो है वो बराबर होता है किसके, वर्क डन जो है वो बराबर वो नेगेटिव होता है। ठीक है, हमने एनर्जी की डेरिवेशन पढ़ी थी, या फिर इसको यूं लिख सकते हैं, एनर्जी जो थी वो माइनस वर्क डन के बराबर थी। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरह से सॉल्व होगा सवाल, तो सबसे पहले तो हम लिख लें फॉर n इज इक्वल्स टू 1। अच्छा जी, यहाँ क्या होगा, फॉर्मूला आपको पता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n का स्क्वायर। अब पहले ऑर्बिट की अगर बात करें तो हो जाएगा -13.6 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये आंसर आ गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी आपको बताया जो भी देखें हमने निकाली है एनर्जी, और एनर्जी बराबर होती है वर्क डन के, तो वर्क डन आ गया हमारे पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वर्क डन हमेशा किस में होता है, नेगेटिव में होता है, तो आपको ये इस तरह बाहर भी नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो W इज इक्वल्स टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा जी, दूसरा देखते हैं। दूसरा पार्ट है दोबारा वही फॉर्मूला, -13.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n स्क्वायर। यहाँ पे n की वैल्यू अब 3 है, तो -13.6 अपॉन 3 का स्क्वायर -13.6 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9। इनको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अच्छा जी, और आपको पता ही जो एनर्जी है बेसिकली वर्क के बराबर होती है, और वर्क डन जो होता है हमेशा नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, -1.51, तो माइनस माइनस प्लस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? अच्छा, पहले ये सवाल कर लेते हैं, फिर लास्ट में हम 6 करेंगे। डेटा बना लेते हैं इस सवाल का। अ लेज़र इमिट लाइट विद अ वेवलेंथ। अब ये कह रहे हैं कि ये लेज़र जो लाइट है उसकी जो वेवलेंथ है वो गिवन है 632.8 नैनोमीटर्स।
नैनो से आप मीटर्स में कन्वर्ट कर लें क्योंकि ऐसा यूनिट में चाहिए होता है। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻⁹ ये मल्टीप्लाई कर लिया मीटर में कन्वर्ट। अच्छा, पावर आउटपुट यहाँ दिया हुआ हम पी कहते हैं, वो दिया हुआ 55 मिलीवोल्ट, मिलीवाट, ठीक है। कैलकुलेट द एनर्जी निकालनी है ऑफ 1 फोटॉन। तो स्टूडेंट्स एनर्जी निकालनी, तो एनर्जी निकालने का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ जो वेवलेंथ होता है पीछे पढ़ चुके हैं अभी हम। एनर्जी इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन वेवलेंथ। हमें निकालनी है एनर्जी निकालनी है, बिल्कुल ठीक है। तो एनर्जी एज इट इज, एच है प्लांक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻⁻⁻34, ठीक है। अच्छा जी, ये कहाँ यूज हुआ था दोबारा देख लेते हैं। प्लांक्स की वैल्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ ये देखें यहाँ पे यूज हुई है 6.60 10⁻⁻34। क्लियर, ये हो गया। और स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है 3 इंटू 10⁸8 होती है, डिवाइडेड बाय लैम्डा दिया हुआ 632.8 10⁻⁻9, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले दोनों ब्रैकेट्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 19.89 इंटू 10⁻⁻26, और नीचे जो चीज़ है वो एज इट इज डिनोमिनेटर में। अब क्या करें, अब ऊपर नीचे डिवाइड करा लें तो ये हो जाएगा 0.0314 इंटू 10⁻⁻ आ जाएगा -17, ठीक है। ओके, अब पॉइंट को आगे शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 10⁻⁻17 तो थी, और 2 माइनस होगा तो ये हो गया -19, ठीक है। ये चीज़ आगे जूल, ये हमने क्या निकाल ली स्टूडेंट्स, एनर्जी निकाल ली। अब आगे चलते हैं, कैलकुलेट द वेवलेंथ, यहाँ पे निकालनी है वेवलेंथ, ठीक है। पहले एनर्जी निकालनी थी, वेवलेंथ गिवन थी, अब वेवलेंथ हमें मालूम करनी है। और एक्सरे मशीन से जो एनर्जी निकल रही है वो कितनी निकल रही है, 1.9878 इंटू 10⁻⁻15 जूल। क्लियर, फॉर्मूला तो वही यूज होगा जो अभी हमने यूज किया था। क्या फॉर्मूला है, एनर्जी इज इक्वल्स टू एच इंटू सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा निकालना है, लैम्डा लेफ्ट पे आया और एच सी के नीचे आ गया एनर्जी। एच की जगह 6.63 इंटू 10⁻⁻34 प्लांक्स कांस्टेंट होता है, और सी की जगह 3 इंटू 10⁻8, और एनर्जी कितनी गिवन है 1.9878 10⁻⁻15। अब ऊपर वाले दोनों ब्रैकेट्स को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो लास्ट टाइम भी किया था, क्या आंसर आया था 19.89 10⁻⁻26, और नीचे है 1.9878 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻15। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 10, ठीक है, 10.00 आएगा इस तरह का। और जो पावर आएगी, बल्कि एक डिजिट्स और लिख देता हूँ, 10.006 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है, -11। अब देखें पॉइंट को अगर मैं 2 डेसिमल पीछे शिफ्ट करूं जो कि बुक का आंसर है 1 2, तो ये हो जाएगा 0.1। 0 लगाना तो लगाएं, वरना 0 की कोई वैल्यू नहीं है आगे लगाएंगे तो। और मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 थी, पीछे गए तो प्लस हो गई, तो ये हो गया 0.10 10⁻⁻9, और ये मीटर्स में आ गया। अब चूंकि 10 की पावर -9 का मतलब होता है नैनो, तो नैनोमीटर्स में जो आंसर आया वो आया हमारे पास 0.1, ठीक है। ये हमने क्या निकाल लिया, वेवलेंथ निकाल ली। क्लियर है। अब चलते हैं जो वो क्वेश्चन जो हमने छोड़ा था यहाँ पे, या क्या कह रहे हैं यहाँ पे, What is the wavelength of the light for the least energetic photon emitted in Balmer series? स्टूडेंट्स यहाँ पे बात हो रही है बाल्मर सीरीज की। फर्ज करें न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, इसी तरह ये तीसरा है, और इसी तरह ये चौथा बंदा, फर्ज करें इसी सो ऑन चलते रहेंगे। और आपको पता है बाल्मर सीरीज में जो ट्रांजिशन होती है, और ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन वापस अपने जो ग्राउंड स्टेट वाले शेल में आ रहा होता है तो वो एनर्जी इमिट करता है। तो शेल की कन्वर्जन जब हो रही होती है, ऑर्बिट जब चेंज कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन, इसको कहते हैं ट्रांजिशन। अब बाल्मर सीरीज में जो ग्राउंड स्टेट वाला जो ऑर्बिट होता है ना, वो होता है दूसरा ऑर्बिट, ठीक है। ये जो दूसरा ऑर्बिट है ना, यहाँ मैं हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन आएगा ना, सबसे लास्ट में कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा,
n इज इक्वल्स टू 2, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट फॉर द लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन। लीस्ट एनर्जेटिक का मतलब नाम से पता चल रहा होगा कम एनर्जी किसमें होगी, कौन से फोटोन की एनर्जी सबसे कम होगी। तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि शेल्स तो बहुत सारे होते हैं, ये दूसरा शेल है। दूसरा शेल बेसिकली बार्मर सीरीज का सबसे पहला शेल होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गिरता है आके, ठीक है। उसके फौरन बाद वाला शेल कौन सा है स्टूडेंट्स, उसके फौरन बाद वाला शेल ये, ठीक है, तीसरा शेल है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ N1 जो है 2 है पहला शेल, जो दूसरा है, तो दूसरा शेल कौन सा होगा, दूसरा शेल होगा तीसरा वाला, ठीक है। ये ऐसे ही होगा ना, पहला शेल कौन सा है बाल्मर सीरीज में, बाल्मर सीरीज में जो पहला शेल है वो होता है सेकंड शेल, ठीक है। और यहाँ पे जो दूसरा शेल है वो कौन सा शेल होगा, वो बेसिकली थर्ड शेल होगा। तो सबसे कम जो जंप लगाएगा इलेक्ट्रॉन, जो सबसे कम एनर्जी लेवल का डिफरेंस आएगा सेकंड में और थर्ड में आएगा, लाजमी सी बात है, क्योंकि सबसे पहला ऑर्बिट जो सेकंड है, सेकंड के बाद फौरन कौन सा आ रहा है, थर्ड आ रहा है। तो कह रहे हैं व्हाट इज द वेवलेंथ, वेवलेंथ हमें निकालनी है स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑफ लाइट फॉर द लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन इमिटेड इन बार्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम लाइंस, ठीक है। यहाँ पे जो N1 होगा ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे N1 होगा, यहाँ पे 2, क्योंकि पहला शेल जो होता है वो हमेशा बाल्मर का 2 होता है, और जो दूसरा शेल है ना वो क्या होगा, वो लाजमी सी बात है तीसरा होगा। क्यों, क्योंकि तीसरे से जब इलेक्ट्रॉन दूसरे पे जंप लगाएगा तो उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। अगर चौथे से दूसरे पे लगाता हो तो एनर्जी ज़्यादा होगी, हमें तो वो एनर्जी चाहिए जो सबसे कम हो, और सबसे कम एनर्जी तभी आएगी जब इलेक्ट्रॉन तीसरे से दूसरे पे जंप लगाएगा, ठीक है। ये वेवलेंथ मालूम करनी। तो पहले हम पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। वेवलेंथ का फॉर्मूला है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ शेल, 1/λ इज इक्वल्स टू रेडबर्ग कांस्टेंट आता है, ठीक है। उसके बाद 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, क्लियर है। अच्छा जी, सॉल्व करते हैं अब हम। 1/λ एज इट इज आ गया, रेडबर्ग कांस्टेंट होता है 1.097 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 10 की पावर 7, और इसका यूनिट होता है मीटर इनवर्स। 1/2 का स्क्वायर हो गया। इसी तरह N2 क्या है, N2 है 3, इसका ले लिया हमने, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.097 इंटू 10 रेज टू द पावर 7, 1/4 माइनस 1/9, क्लियर। एंड 4 और 9 का जब एलसीएम आएगा वो आएगा 36, 36 को 4 से डिवाइड करें 9, और 9 वन जा 9, इसी तरह 36 को 9 से डिवाइड करें 4, ये एज इट इज आ गया। 9 माइनस 4 होता है 5, 5/36, और यहाँ है 1.097 10 रेज टू द पावर 7। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर की मदद से। तो ये हम कर रहे हैं 1.097 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आ रहा है 5.485। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 5.485 डिवाइडेड बाय 36। अब इसको हम जब डिवाइड करेंगे 36 से तो ये आएगा 0.1523, ठीक है, 0.1523, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा, वो क्या चल रही है, पावर, पावर चल रही है 10 रेज टू द पावर 7 चल रही है, क्लियर है। अच्छा जी, ये हमारा जो आंसर आया ना, ये आया 1 वेवलेंथ, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूँ पहले, हमें चाहिए वेवलेंथ। अभी वेवलेंथ जो है लैम्डा जो है डिनोमिनेटर में है, जब ये न्यूमरेटर में आएगा तो हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है। रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल का मतलब लैम्डा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसके नीचे अभी 1 है तो ये कहाँ चला जाएगा, ये नीचे चला, उल्टे हो जाएंगे दोनों, ठीक है। 0.1523 10 रेज टू द पावर -7, क्योंकि पॉजिटिव 7 थी, नीचे आई तो -7। अब इसको डिवाइड कराते हैं, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.1523, ये आ रहा है 6.565, ये आ रहा है स्टूडेंट 6.565 10 रेज टू द पावर 7, ऊपर जाएगा दोबारा तो 7, ये आ, ठीक है। अच्छा जी, नहीं -7। अब देखें, हमें जो आंसर चाहिए वो नैनोमीटर्स में चाहिए, तो पॉइंट को 2 डेसिमल आगे शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा 656 और 10 रेज टू द पावर -9 हो जाएगा मीटर्स में, और 10 की पावर -9 का मतलब होता है नैनो। तो ये आ गया आंसर हमारा नैनोमीटर, ठीक है। जो सबसे कम जो एनर्जेटिक फोटोन होगा उसकी जो वेवलेंथ है वो है 656 नैनोमीटर्स, ठीक है।
ये हमने कर लिया। अब सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, फिर मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में कहा है कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द सीरीज लिमिट। सीरीज लिमिट क्या होती है स्टूडेंट्स? अभी जैसा आपको बताया था, पहला शेल ये न्यूक्लियस है, ये हम बना लेते हैं, न्यूक्लियस है। उसके बाद ये फर्स्ट शेल आता है, दूसरा शेल आता है, तीसरा शेल आता है, इसी तरह चलते जाएंगे। तो जो लास्ट शेल होगा उसको हम कौन सा शेल बोलेंगे? वैसे तो हमें नहीं पता वो पूरी लिमिट क्या होगी, वो सीरीज लिमिट को हम कहते हैं, उस शेल का नंबर हम कहते हैं। वो जो शेल है ना, ना पहला है, ना दूसरा है, ना तीसरा है, लेकिन कम से कम जो बाल्मर सीरीज में शेल होता है वो दूसरा होता है। दूसरे के बाद तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा, पांचवा और सो ऑन। इस सो ऑन को हमने नाम दे दिया इन्फिनिटी का। क्या नाम दे दिया? इन्फिनिटी। ये जो लास्ट शेल है वो क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। अब सवाल ये पैदा होता है तो फिर पहला शेल कौन सा होगा? और आपको पता है पहला शेल जो होता है बाल्मर सीरीज में, वो दूसरा शेल ही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सॉल्व करेंगे इस सवाल को। अब इस सवाल में पहले जो हमने लिखा था n2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब यहाँ पे n2 की वैल्यू जो आएगी ना, वो आएगी यहाँ पे इन्फिनिटी, क्योंकि बिल्कुल पूरी लिमिट की बात हो रही है, सीरीज लिमिट की। तब इसको सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1.097 10 रेज टू द पावर 7, 1 अपॉन n1 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर। आपको पता है 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 के बराबर होता है, 0 का स्क्वायर 0, ये चीज़ खत्म हो गई। तो खाली यहाँ बचा 1 अपॉन 4 और ये हो जाएगा 1.097 10 रेज टू द पावर 7। अब 1.097 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 4 से, तो ये आ जाएगा 0.2742, 0.2742 इंटू 10 रेज टू द पावर 7। ठीक है। अब चूंकि ये वैल्यू आई है लैम्डा की नहीं है, ये आई है 1 अपॉन लैम्डा की, रेसिप्रोकल कर लें, दोनों को इन्वर्स कर लें, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 0.2742 10 रेज टू द पावर -7। ठीक है, अब हम डिवाइड कराते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 0.2742, तो ये आंसर आ रहा है 3.646। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू आई 3.646 10 रेज टू द पावर -7। अब दो डेसिमल आगे शिफ्ट करें अगर आप, ठीक है, तो ये हो जाएगा 364 इंटू 10 रेज टू द पावर -7 था, तो क्या हो गया स्टूडेंट्स? ये हो गया -9। ठीक है, अच्छा जी, और -9 का मतलब होता है 364 नैनो और आगे मीटर्स आ गया। तो ये हमने लैम्डा की स्टूडेंट्स वैल्यू मालूम कर ली। इस तरह हमने तमाम न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 26 के ख़त्म किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।